नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम विपक्षी पार्टियों का उद्भव के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार विपक्ष की पार्टियों का उद्भव हुआ यानी निर्माण हुआ। पहली बात ये याद रखने योग्य है कि टोटल जितनी भी लोकसभा की सीट है उसका 10% टोटल विपक्षी पार्टी बनने के लिए आवश्यक है। यानी जब लोकसभा की 100% सीटों में से 10% कोई पार्टी अर्जित करती है तो वह विपक्षी पार्टी कहलाती है, और जो इसमें से कुछ 50% से ऊपर यदि लाते हैं तो वह पार्टी सत्ताधारी पार्टी बन जाती है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार जैसे कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टी नहीं थी। चुनाव परिणाम की चर्चा हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आई। बहुदलीय लोकसभा वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविविध यानी बहुत सारे और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। यानी बहुत सारी पार्टी अभी बनी हुई थी जो विपक्षी पार्टी का भूमिका निभा रही थी। इसमें से पार्टियां जो कि 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले बन चुकी थी, उनमें से कुछ ने 60 से 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो 1952 के बाद जो पार्टी बनी थी उसने 1960 और 1970 70 और 60 के दशक में एक राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्ता पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, उसके रूप में आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 की दशक की किसी न किसी पार्टी या विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। जैसे हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रीय वो थी जनसेवक कौन सी पार्टी थी, वो ऊपर है वो पार्टी, ये भारतीय जनसंघ, यह आज बीजेपी के नाम से जानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो इसमें बताया गया है कि आज जो 1950 के दशक में बनी थी उसका रूप परिवर्तन करके उस पार्टी को दोबारा विकसित किया गया है। यह इनका विकास पहले रुका हुआ था तो इसका नामकरण बदला और उसके बाद इसने चुनाव में पार्टिसिपेट किया, और वह सफल हुई या ना हुई उनकी नीति पर आधारित होता था। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी पार्टियों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधि मिल पाए, फिर भी इन दलों में मौजूदगी ने हमारे शासन व्यवस्था के लोकतंत्र चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहार को सुनिश्चित किया, आलोचनाएं की। इन आलोचनाओं में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी पार्टियों ने शासन दल पर अंकुश रखा और इन पर जो इनकी नीतियां थी उन पर ध्यान रखा, और बहुधैर्य इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इस दल ने लोकतांत्रिक राजनीति के विकल्प की संभावनाओं को जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने जो व्यवस्थाएं थी उस रोष को लोकतंत्र विरोध बनाने से रोका। यानी जो उनकी जो नीति थी वह लोकतांत्रिक के हितों में है या लोकतंत्र के हितों में नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने विरोध भी किया और रोष प्रकट किया। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय हमारे देश की तस्वीर का जो नक्शा था वो बदला, यानी तस्वीर को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी
उन्होंने अपनी सत्ता प्राप्ति के बाद जो कार्य किए, जैसे कि हम जानते हैं 1970 के हटने के बाद लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग किया गया। इस प्रकार उसकी तस्वीर बदली हमारे देश की, जो कि ज्योग्राफिकल है वो बदली। फिर 2014 में जो तेलंगाना राज्य बना उसमें तो हर समय जो भारतीय नक्शा उसमें परिवर्तन आता रहता है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यदि आगे बात करें तो शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच परस्पर समानता का गहरा भाव था। यानी शुरू में सभी पार्टी मिलजुल कर कार्य करने के पक्ष में थी। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता ही शामिल थे। यानी यह बड़े बड़े नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे, यानी वह सोशलिस्ट पार्टी से गहन लगाव रखते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी जो कि थी समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी। वो उन्होंने इसका निर्माण किया था। यह पार्टी पूर्ण रूप से समाज के हितों के लिए कार्य करती थी। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद से इस किस्म की निजी रिश्तों और उनके प्रति सम्मान का भाव, दलगत प्रतिस्पर्धा तेज होने के बाद लगातार कम होती चली गई। यानी जो पहले पार्टियों का निर्माण हुआ था उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती गई और वह अपनी पार्टी जो कि चुनाव लड़ना चाहते थे वह कम होने के कारण वह लोकसभा में हार गई। जैसे हम देख सकते हैं कि शुरू में कांग्रेस अधिक ऊंचाई पर थी, यानी कोई भी इसके आसपास की सीट भी नहीं जीतता था। और उसके बाद 1990 के दशक में यह सम बन गई, यानी इसे गठबंधन से अपनी सरकार का निर्वहन किया और उसके बाद सरकार यह बिल्कुल डाउन आ गई आज के वर्तमान समय में। तो इसमें बताया गया है कि लगातार पार्टी में परिवर्तन आता रहता है। इस तरह आपने देश के लोकतांत्रिक राजनीति का पहला और एकदम अनूठा था। यानी इस लोकतंत्र व्यवस्था का पहला जो दशक था, दौर था, वो एकदम अलग था। इन सभी जो दौर थे उनसे सबसे अलग था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था, यानी जो भी ये आंदोलन होते थे उससे लोकतंत्र मजबूत हुआ और इसमें उसका समावेश यानी मिश्रण हुआ। अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए, यानी सभी पार्टी उसके प्रति आकर्षित हुई और उन्होंने अपने विकास को सुनिश्चित किया। आगे बात करें तो सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस में एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई। जैसे हम कह सकते हैं कि 1920 में जो आंदोलन चलाए वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सभी राजनेताओं ने एक नीति तैयार की और उस पर आधारित कार्य किए। और आगे बात करें तो ये बढ़ती गई थी सत्ता पाने की लालच रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित कर लिया, यानी मिला लिया करके कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटती वैसे वैसे दूसरी राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हो गया। यानी कांग्रेस ने दूसरे नेताओं को भी शामिल कर लिया बिना उनके राजनीतिक बैकग्राउंड को देखते हुए, यानी वह भ्रष्ट नेता थे। इस कारण उस पार्टी की यानी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी या दूसरी लोकतंत्र या वो क्या कहते हैं लोक प्रसिद्ध थे, वह लोकप्रियता कम होती गई। उसके बाद इस पार्टी में जो दूसरी पार्टी बनी उनकी लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ गई। तो आगे कहा गया है कि इस कांग्रेस के प्रमुख देशों की राजनीति के सिर्फ एक दौर में नहीं था। इस किताब में आगे के हिस्सों में हम देश की राजनीति के अन्य दौर पर भी चर्चा करेंगे। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिन्होंने हिंदू महासभा के नेता के रूप में कार्य किया।
और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने। पाकिस्तान के साथ संबंध को लेकर अपने मतभेद के चलते 1950 में इस्तीफा दिया। संविधान सभा के सदस्य थे, लोकसभा सदस्य थे। कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे, यानी 370 देने के खिलाफ थे, और यानी अलग राज्य का दर्जा देने के बिल्कुल खिलाफ थे। कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी और हिरासत में इनकी मौत हो गई थी। यह चलो चलो सभी देखने चलो, यह फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक कविता है। यह लोक प्रसिद्ध कविता है, आप यह खुद पढ़ लेना क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है। और यह बात करें तो नेहरू मंत्रिमंडल का विस्तार यह थे कि इसमें नेहरू जी भी बैठे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य गवर्नर थे, और इसमें बलदेव सिंह, मौलाना आज़ाद और कई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, गोपाल स्वामी अय्यर जी और जय रामदास दौलताराम जी भी है, आप देख लेना। और यदि आज बात करें स्वतंत्र पार्टी के बारे में तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न को व्यापारी, सरकारी, अग्रणी और शाकाहारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था। इसके बाद 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचार्य और के.एम. मुंशी और एन.सी. रागे और मीनू मंसानी जैसी पुरानी कांग्रेसी नेताओं ने किया। यह पार्टी आर्थिक मसले पर अपनी खास किस्म की परिप्रेक्ष्य रखत के कारण दूसरी पार्टियों से अलग थी। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम और इसमें अपना योगदान दे। इसका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए ही आ सकती है। और आगे बात करें तो स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में विकास के नज़रिए से किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीय नियोजन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भीतरी सार्वजनिक क्षेत्र के मौजूदगी को आलोचना की निगाहों से देखती थी। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के हितों के ऊपर ध्यान रखती थी और कहे तो कराधान के भी खिलाफ थी, यानी यह पार्टी दूसरों के हितों की रक्षा करती थी, उनके ऊपर निगाहें लगाए रहती थी। इस दल ने निजी क्षेत्र में खुले छूट देने की तरफदारी की है। स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन के हदबंदी यानी नियंत्रण को, शाकाहारी खेती और खाद्यान्न के व्यापारी पर सरकार के नियंत्रण के विरुद्ध थी। यह दल गुटनिरपेक्षता की नीति की संविधान सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते निभाने रखने को भी गलत मानती थी। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत की थी। अनेक क्षेत्रीय पार्टियों और हितों के चलते मेल रखने के कारण स्वतंत्र पार्टी के विभिन्न हिस्सों में ताकतवर हुई। स्वतंत्र पार्टी की तरफ से मुख्य रूप से जमींदार और राजे महाराजे आकर्षित हुए। भूमि सुधार के कानूनों में इनकी मिल्कियत यानी इनकी प्रसिद्धि होती थी, ये हैसियत लेते थे, वहाँ से मिले हुए होते थे और को खतरा मंडराता रहता था। और इसके बचने के लिए इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का दामन थाम लिया। उद्योगपतियों और व्यावसायिक वर्गों के लोग राष्ट्रीयकरण की लाइसेंस नीति के खिलाफ थे। इन लोगों ने भी स्वतंत्र पार्टी का समर्थन किया। इस पार्टी का सामाजिक आधार बड़ा संकुचित था और इसके पास पार्टी सदस्यता के रूप में कम नेता थे और इस वजह से यह पार्टी अपने मजबूती संगठन नेटवर्क पर खड़ा नहीं हो पाई। यह है सी राजगोपालाचार्य जी, जिन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और साहित्यकार थे। महात्मा गांधी जी के करीब थे, संविधान सभा के सदस्य थे, स्वतंत्र भारत के पहले
भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। आज़ादी के बाद वे अंतरिम सरकार में केंद्र सरकार में मंत्री बने। बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे और भारतीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि विपक्षी पार्टियों के उद्भव के बारे में और स्वतंत्र पार्टी के बारे में। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। हम अगली वीडियो में आपको इस वीडियो का संक्षिप्त में एक नोट्स बनाकर प्रस्तुत करेंगे। उसमें आपको पूरे डिटेल से इस पार्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट्स पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम यह पूरी बुक होने के बाद हर चैप्टर का यह प्रश्नावली भी करेंगे, यानी अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। उन्हें हम अपने नज़रिए से देखेंगे, यानी हम किसी भी पीछे की चीज़ यानी जो हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ है, यानी गाइड्स हुई या फिर और मटेरियल हुआ, इससे हम मदद नहीं लेंगे, हम खुद उसका निर्माण करेंगे आंसरों का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।